बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, कल का दिन मौजूदा हुकूमत के लिए, पीटीआई की हुकूमत के लिए और बतौर ख़ास इमरान खान के लिए एक मुश्किल तरीन दिन था। कल दो ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनके असरात हमारे सियासी मंजरनामे पर बड़े गहरे तौर पर मुरतब हो सकते हैं। पहला मसला तो ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 6-7 साल के दौरान से एपीएस का जो एक सानहा रूनुमा हुआ था पेशावर में, वो केस ज़ेर समात है। और बच्चों के वालिदैन उनका मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त की जो मिलिट्री और सिविलियन टॉप क़यादत थी उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। उसमें आर्मी चीफ भी आते हैं, DGIS भी, ISI भी आते हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी आते हैं, और उस वक्त के जो कोर कमांडर पेशावर वो भी आते हैं, और CM जो थे उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, उनका नाम भी लिया जाता है। ज़ाहिर एक मुश्किल तरीन फ़ैसला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो फिर फ़ौरन ही प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस हुक्म पर अमल किया और वो पेश हो गए। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब अदालत ने बुलाया तो चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से वो पेश भी हुए, और उन्होंने ये अदालत से बरमला कहा कि आप हुक्म दें, पाकिस्तान में कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, आप जो भी हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अदालत के सामने, अदालती अहकामात के सामने उन्होंने उसके हुक्म की जो है वो उस पर अमल करने की यकीन दहानी कराई। अब देखना ये है कि अदालत ने ये कहा कि आप जो है बच्चों के वालिदैन से मिलें, उनसे मुज़ाकरात करें और उनको मुतमईन करें, और फिर 4 हफ्तों के दौरान आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। जबकि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के वालिदैन अब भी बाज़िद हैं कि FIR काटी जाए। अब देखना ये है कि हुकूमत इन बच्चों के वालिदैन को मुतमईन कर पाती है या नहीं, और फिर क्या FIR कटने का मरहला आता है या नहीं। बहरहाल ये एक हकीकत है कि पस्से पर्दा अवामिल जो भी हों, लेकिन ये एक मुश्किल सूरत हाल है, और आगे इसके असरात हमारे पूरे सियासी मंजरनामे पर भी बड़े गहरे तौर पर यकीनन पड़ेंगे। और दूसरा जो वाक़या रूनुमा हुआ है वो है कि मौजूदा हुकूमत कुछ आइनी जो है तरामीम करना चाहती है, कुछ नए ज़ाब्ते बनाना चाहती है, कुछ रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाना चाहती है, तो उसे कौमी असम्बली में मेजॉरिटी हासिल तो है लेकिन सेनेट में नहीं है। तो इसलिए उसने उसका हाल ये निकाला है, और पाकिस्तान में ये माजी में भी होता रहा है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका एक जॉइंट सेशन बुला लिया जाए और फिर ये सारे बिल जो हैं वहाँ से पास करवा लिए जाएँ। तो हुकूमत की पूरी ख्वाहिश थी, ख़ास तौर पर जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसके हवाले, वोटिंग मशीन के हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से भी हुकूमत ने इस सिलसिले में तैयारी भी पूरी की थी, और अपनी इत्तेहादी जमातों की जो क़यादत है उसके साथ भी मुज़ाकरात किए थे। लेकिन कल जो सूरत हाल बनी है उसमें हुकूमत को ये महसूस हुआ है कि उसके इत्तेहादी जमातें जो हैं उन्होंने सिरे से ही इस सेशन में आने से इनकार कर दिया है। ज़ाहिर है ये अचानक एक सूरत हाल सामने आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को बैक फुट पर जाना पड़ा और ये इजलास मुलतवी करना पड़ा। इससे एक तो हुकूमत की सुबकी हुई है, दूसरा ये तासुर भी उभरा है कि हुकूमत के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बल्कि हालात बहुत ही जो है नाजुक और गंभीर होते जा रहे हैं। उसे अपनी इत्तेहादी जमातों जो MQM है या मुस्लिम लीग काफ है या बाकी बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, उनकी हिमायत भी हासिल नहीं है। बहुत सारे लोग इस सूरत हाल को ताकतवर हल्कों की जो है उनके साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जो DGISI की नामजदगी के जो एक इशू था उसके साथ जाके मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो सारी जमातें हैं जिनके बहरहाल माजी में भी और अब भी रिश्ते नाते जाकर उन्हीं हलकों से मिलते हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये यकीन हुकूमत के लिए एक और ख़तरे की घंटी है। एक तो महंगाई ने लोगों का जीना बहुत मुश्किल कर दिया है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और रही सही कसर अब ये कल की सूरत हाल और इस तासुर ने पैदा कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत के दरमियान फासले पैदा हो चुके हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इसको किस तरह मैनेज करती है। इसी दौरान ये खबरें भी आ रही हैं कि
اگر یہ صورتحال اسی طرح قائم رہتی ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے نا وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اپوزیشن جو حلقے ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خود حکومتی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کے بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ خبریں بھی ہیں کہ اسلام آباد میں رہنے کے باوجود بہت سارے ایم این ایز جو ہیں وہ پچھلے 2-3 دنوں کے دوران جو اجلاس ہوتے رہے ہیں قومی اسمبلی کے، ان میں وہاں وہ نہیں گئے، جان بوجھ کر نہیں گئے، تاکہ حکومت کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ ہم بھی اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں، ہم اگر چاہیں تو آپ بہت سارے بل جو ہے وہ پاس نہیں کروا سکتے۔ تو ایک لحاظ سے حکومت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کا ارک کشید کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے ایم کیو ایم ہو، چاہے مسلم لیگ کاف ہو، تو جب بھی حکومت کو کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ان دونوں سب پارٹیوں نے اپنے اپنے جو مطالبے ان کے کافی عرصے سے پرائم منسٹر کی ٹیبل پر پڑے ہوتے ہیں، پہلے وہ مطالبے منوائے ہیں اور پھر راتوں رات انہوں نے صلح بھی کر لیا اور حکومت کے ساتھ جا کر کھڑے بھی ہو گئے ہیں۔ اب بھی یہی ہوگا کہ 2-4 دنوں کے دوران مذاکرات ہوں گے، اور پھر حکومتی اتحادی پارٹیاں مطمئن بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سارے بل بھی پاس ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری سویلین اور ملٹری کے درمیان فاصلے واقعی پیدا ہو چکے ہیں، جس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، تو پھر حالات جو ہیں وہ کسی اور طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے ساری صورتحال کوئی زیادہ دور نہیں ہے، کچھ ہی دنوں میں ساری صورتحال اور ساری تصویر ابھر کر پوری قوم کے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت پاکستان انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک تو پاکستان کے اندر بے یقینی کی کیفیت ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، ادھر افغانستان میں انتہائی دیگرگوں حالات ہیں، وہاں جس طرح بھوک اور قحط کی سی صورتحال ہے، اس سے اگر کوئی سب سے زیادہ ملک متاثر ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہی ہو سکتا ہے۔ تو یوں سمجھے کہ پاکستان داخلی اور خارجہ دونوں محاذ پر انتہائی سنگین چیلنجز کا اس وقت اس کو درپیش ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان سلامت رہے۔ پاکستان سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔